हम सभी ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। हमने आपको 3-4 थ्योरी बताई थी। एक थ्योरी हमने उसमें से आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहली एक ऐसी थ्योरी थी जो इंसानों के द्वारा दी गई थी एटम के बारे में। आप सभी को पता है डाल्टन ने कहा था कि एटम छोटे छोटे किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उन्होंने क्या नाम रखा था, एटम नाम रखा था। और एटम के अंदर कई सारी डिस्कवरी हुई। हमने कहा कि एटम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमको मिल रही थी और इनके बेसिस पे आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ तक देख लिया था। और हम बात कर रहे थे एटॉमिक मॉडल की। तो पहला एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बोल सकते हो जेकब थॉमसन के द्वारा। किसने दिया था? जेकब थॉमसन, ठीक है ना। उन्होंने अपना पहला एटॉमिक मॉडल दिया था और उस एटॉमिक मॉडल को हम एक और नाम से जानते थे। क्या नाम था उसका? प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर उसका एक और नाम क्या था? वाटर मेलन मॉडल। ये हमको पता था। और अब जो एक्सपेरिमेंट है, एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन वैज्ञानिक का नाम पहले आप लोग याद रखोगे। क्या नाम है इनका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका नाम आप लोग याद रखना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक। इनका एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। इन्होंने डिस्कवरी करी थी किसकी? न्यूक्लियस की। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट जेकब थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के अलावा एक डिस्कवरी जो इन्होंने की वो था क्या? न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इनका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं? एक अल्फा पार्टिकल गन लेते हैं जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं और उस अल्फा पार्टिकल को ले जा करके वो एक सोने की पतली पन्नी गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। अब क्या रीजन था इसका कराने का, ये भी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी हो रही थी, एटम का मॉडल देना था, एटम के बारे में अध्ययन करना था। क्योंकि जेकब थॉमसन ने जो थ्योरी दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज गोले होते हैं। इनके हर जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्या होते हैं? ऐसे बिखरे हुए होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें इम्बेडेड होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके अंदर क्या होता है? फंसा हुआ होता है। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। क्या वो इतना एक्यूरेट था? क्या एटम ऐसा हो सकता था? इसको और इंप्रूव करने के लिए कौन आए? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम आज नाम से जानते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम देते हैं इसको? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है अल्फा पार्टिकल, जिसको पहले हम लोग क्लियर कर लिया, फिर इसके एक्सपेरिमेंट में हम लोग चलते हैं। अल्फा पार्टिकल, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल अभी हमने सुबह आपको 3-4 किरणों के बारे में बताया। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अल्फा रे के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। और बीटा रे के ऊपर नेगेटिव। और गामा रे के ऊपर कोई चार्ज, यानी कि वो न्यूट्रल। आप कह रहे हो कि अल्फा रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ आप, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? यह हीलियम के न्यूक्लियस है। क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस है। हीलियम के नाभिक है। हीलियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। एटॉमिक मास नंबर इसका होता है 4। अब आप देखो जो हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 वाला जो एलिमेंट है, इसके अंदर से आप न्यूट्रॉन निकाल दोगे, जो बचा हुआ है इसका न्यूक्लियस है, जो इसका नाभिक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। हम कह सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं हम? द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। यानी कि हम बोलते हैं हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं। जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया था। सबसे पहले हम एक लेते हैं, एक लेड बॉक्स लेते हैं। लेड बॉक्स का मतलब कोई एक छोटा सा बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या रखा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब हमने सुबह बताया था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने मास को एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन के रूप में छोड़ते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, ग्रीन रेस, अल्फा, बीटा और गामा। सपोज करो कि यहाँ से निकल रहे हैं कौन? अल्फा। कौन निकल रहे हैं? अल्फा रे निकल रहे हैं। और ये अल्फा रे निकल रहे हैं, यहाँ से निकलते हुए इसके ऊपर पड़ रहे हैं। अच्छा बीच में ये क्या डाल दिया रदरफोर्ड ने? देखो ये पाइप नहीं है, ये सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसकी किरणों को एक रेखा देता है। सिंपल समझ लो, यदि मेरे पास कोई कागज हो, एक कागज मान लो मेरे पास यहाँ पे कागज है, कागज तो पता है कैसे एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा चलेगा। देखो ये मेरे पास मान लो कागज है, ठीक है ना। यदि नॉर्मल इसके तरफ हम लाइट यदि इधर से दे रहे हैं तो पूरा लाइट ये रोक लेगा,
लेकिन वहीं पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसके अंदर हम होल कर देते हैं। इस कागज में आप एक काम करो, छोटा सा ऐसे होल कर दो, तो अब क्या होगा, जितना लाइट जाएगा कुछ लाइट की पूरा रोक लेगा, लेकिन बीच में जहाँ से होल है सिर्फ वहीं से लाइट जाएगा और एक लाइट गिर रही आपको मिलेगी। जैसे लेजर लाइट आप नहीं देखते हो, लेजर लाइट के साथ एकदम सीधे जाता है, ये नॉर्मल लाइट जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये चारों तरफ इनका लाइट फैल जाता है। इनके लाइट को इकट्ठा करके एक गियर बनाने के लिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, उन्होंने एक सेटअप लगा दिया है। अब जैसे ही ढेर सारे अल्फा रे जाएंगे, इसके ऊपर टकराएंगे, सारे के सारे रुक जाएंगे, लेकिन बचे हुए पार्ट से यहाँ से जो बालो पार्ट है, जो खाली वाला पार्ट है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और जाके इस गोल्ड फॉइल के ऊपर टच करेंगे, सोने की पन्नी के ऊपर। ये गोल्ड फॉइल इसके ऊपर टच करेंगे। अब जैसे इसके ऊपर टच होते हैं तो इनके ऊपर टच होने के बाद अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका स्कैटरिंग होता है। अल्फा पार्टिकल इधर उधर जाने लगते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर टकरा करके वापस आ जाएंगे, कुछ इसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, यानी कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग होना चालू हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फॉइल का उपयोग क्यों किया? वो किसी और चीज़ का उपयोग कर सकते थे, इतने सारे मेटल्स हैं, इतने सारे एलिमेंट हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप सोने के बारे में जानते हो, जो गोल्ड होता है सबसे ताजा लचीला मेटल होता है। सोने को आप जितना पतला चाहो उतना पतला आप उसको काट सकते हो, जिसके ज्वेलरीज भी बनते हैं। तो इन्होंने इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, क्योंकि सोने की हम पतली से पतली पन्नी हम ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पतला हो सकता है, इसको बहुत पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल, क्योंकि उन्हें कोई मोटा हैवी शीट नहीं चाहिए था, उनको बहुत पतला शीट चाहिए था, जिसको अल्फा पार्टिकल छेद करके आर पार जा सके, उसको बेंड करके उसको पेनिट्रेट करके आर पार जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। यदि गोल्ड की जगह कोई और मेटल लेते ना तो वो अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ से ज़्यादा उसका स्कैटरिंग नहीं देखने को मिल पाता, उसका हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी वैसे ही लो होता है। गामा की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है, और अल्फा की क्या होती है, सबसे कम होती है। इसीलिए उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी है वो लो है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, क्योंकि जितना पतला लेंगे अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो उतना अच्छे से वो डिस्कवरी कर पाएंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल आता है और अल्फा पार्टिकल आके इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होता है, इससे कोलाइड होता है। जैसे यहाँ से कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के बाद यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे। यानी कि नॉर्मल कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका स्कैटरिंग शुरू हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल इधर उधर जाने लगेंगे इस गोल्ड फॉइल से टकरा के, यहाँ तक कि कुछ अल्फा पार्टिकल किसी और मीडियम में आ जाएंगे, टकरा के किसी और मीडियम में आ जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चले जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल उसी मीडियम में उसी लेंथ में वापस आ जाएंगे, उसी लाइन में वापस आ जाएंगे। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। यानी कि जैसे उन्होंने यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, यहाँ से अल्फा रे यहाँ से गया और जाने के बाद जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर टच करता है, कोलाइड करता है, इंसिडेंट करता है, यहाँ से अल्फा रे का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। और जो अल्फा रे अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, फैल जाता है। अब बताओ आप क्या सोच रहे हो यहाँ से, इससे कोई कंक्लूजन निकला क्या? यहाँ से निकला, आप लोग नहीं सोच पाए, लेकिन रदरफोर्ड ने सोच लिया क्या क्या निकला। अब देखो क्या क्या हुआ यहाँ। अच्छा, नॉर्मल देखो यहाँ पे इसको देख पाना तो पॉसिबल है नहीं। क्या हम अल्फा रे को आंख से देख सकते हैं? हम लाइट को नहीं आंख से देख सकते हैं, अल्फा रे को कैसे देखेंगे? इसलिए उन्होंने देखने के लिए यहाँ पर ये एक शीट लगाया हुआ है और शीट के ऊपर उन्होंने कोटिंग कर दिया है किसका, जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड एक फास्फोरेसेंट होता है जिसके ऊपर कोई भी यदि पार्टिकल पड़ता है तो वहाँ पे चमक उत्पन्न होता है, कहा जाए तो ब्राइटनेस होता है। यानी कि मान लो ऐसा कोई शीट आप ले लो, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दो, जैसे उसके ऊपर कोई पार्टिकल आप डालो तो वहाँ पर चमकने लगता है। जैसे आप फुलझड़ी नहीं देखे हो, फुलझड़ी जैसे ही आप वो जलता है तो चमक उत्पन्न करता है ना, जैसा लगता है कोई स्टार चमक रहे उसके चारों तरफ, सेम वही काम है इसका। जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर टच किया, यहाँ पे चमक उत्पन्न हुआ, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ब्राइटनेस उत्पन्न हुआ, यहाँ पे किया, यहाँ पे ब्राइटनेस उत्पन्न हुआ। नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस जिंक सल्फाइड कोटिंग प्लेट के ऊपर पड़ेगा, हर उस जगह पर क्या क्रिएट कर देगा, वो थोड़ा सा ब्राइटनेस क्रिएट कर देगा। अब देखो नॉर्मल देखने में क्या लग रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर, कुछ इधर चले गए। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है? यदि अल्फा पार्टिकल यदि हम बिना किसी मीडियम सीधे भेज दें तो क्या उसका कहीं स्कैटरिंग होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जो गोल्ड है इस गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल भी होगा
क्या गोल्ड के अंदर गोल्ड का मॉलिक्यूल होगा? नहीं, गोल्ड के एटम होंगे, क्योंकि गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट सिर्फ किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। तो गोल्ड के पास सिर्फ गोल्ड के एटम है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर पड़ रहा है तो इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद जो स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हमको मिलते हैं 3। कितने ऑब्जर्वेशन मिले हमको? 3। कौन कौन से? ये देखो, पहला ऑब्जर्वेशन आप ये देखो कि कुछ रे जो जा रही है वो बिना किसी तरफ डिफ्लेक्ट हुए वो सीधे चली जा रही है। सपोज तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल रे आया, और यहाँ पर जैसे इंसिडेंट हुआ यहाँ से कैसे चला गया? सीधे, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला गया। पहला ऑब्जर्वेशन है वो। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये सीधे न जाकर के थोड़ा सा क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, इससे नहीं मतलब है, थोड़ा सा क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे यहाँ पर टच करते हैं वो इसी मीडियम में क्या जाते हैं? वापस आ जाते हैं। हमारे पास टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही उसके ऊपर टच करता है वो सीधे चला जाता है, पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? वो उसी मीडियम में क्या होता है? वापस आ जाता है। मीडियम का मतलब अपने डायरेक्शन में क्या होता है? वापस आ जाता है। नॉर्मल आप सोचो क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या हो रहा है? आप एटम, चलो हम एटम बना रहे हैं, इनका एक्सपेरिमेंटेशन में आ गया ना, क्या कैसे कैसे हुआ? अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया गोल्ड कॉइल के ऊपर, जैसे इंसिडेंट हुआ यहाँ से इसका 3 टाइप से स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, समझ आ गई? अब चलो हम गोल्ड का एटम बना के दिखाते हैं कैसे से स्कैटरिंग हो रहा था इसके अंदर। तो 3 ऑब्जर्वेशन आप याद रखना। पहला, जो बिना किसी मीडियम में डिफ्लेक्ट हुए, बिना किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए सीधे जा रहा था। दूसरा थोड़ा सा बेंड हो जा रहा था, और तीसरा क्या हो रहा था? उसी मीडियम में वापस चला जा रहा था। सपोज करो कि ये मेरे पास गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटम है, और यहाँ पे इसका गोल्ड का क्या है? न्यूक्लियस है, और गोल्ड के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज करो यहाँ से अल्फा रे, पहला आपने अल्फा रे भेजा, सपोज करो यहाँ पे कोई प्लस माइनस है क्या? इधर ऊपर की साइड में कोई प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं, ये पूरा हालो पार्ट है, यानी कि कैसा जाएगा? सीधे जाएगा। यह मान लो मेरे अल्फा पार्टिकल का पहला रे, दूसरा रे भी जाएगा, कैसे जाएगा? वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। थर्ड हम देखते हैं रे भी कैसा जाएगा? सीधे ही जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हुआ तीसरे रे के। अब यहाँ पे आप देखो, चूंकि आप जानते हो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और आप वो रूल तो जानते हो ना, जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, और प्लस माइनस चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। आप जानते हो अल्फा पार्टिकल कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से आप देखो, जैसे इसके पास से यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ऐसे आया, यहाँ तक आया, ठीक है। अब अगर प्लस वाला इसके पास में भी नहीं है, तो क्या बताओ, ये प्लस वाला यदि यहाँ से होकर गुजरेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, क्या इन दोनों के बीच थोड़ा सा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? रिपल्सन होगा तो थोड़ा सा क्या होंगे? डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक और रे हम भेज रहे हैं, यहाँ पे एक और रे हम ऐसे भेज रहे हैं। अब तो ये काफी पास आ गया ना, तो काफी पास आ गया तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ इसका, यहाँ पे आपके पास 5 रे आपने छोड़ दिया। अब आप 6 नंबर रे आप जैसे ही भेजोगे अल्फा पार्टिकल, ये सीधे किससे टच कर रहा है? न्यूक्लियस से टच कर रहा है, और न्यूक्लियस बहुत ही हार्ड होता है। सबसे डेंस जो मीडियम होता है किसी भी एटम के अंदर, सबसे डेंस जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, वो क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वहाँ पे टच करता है वो वैसे ही क्या होता है? बेंड करके वापस आ जाता है, जहाँ से बाउंस करके वापस आ जाता है। ये 6 नंबर हो गया। अब जैसे ही मान लो हम 7 नंबर यहाँ से भेज रहे हैं, तो देखो पास में है तो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट रहेगा, हमने डिफ्लेक्ट। अब हम क्या करते हैं? अगला भेजते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा, ये क्या करेगा? थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से जो आप भेजोगे इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये कैसे चला जाएगा? सीधे चलेगा। ये ऑब्जर्वेशन आप समझना नहीं है क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। अब सपोज कर रहे हैं गोल्ड का पूरा एटम है। इस गोल्ड के एटम में पहला जो अल्फा पार्टिकल गया, अल्फा पार्टिकल ये इस पॉजिटिव चार्ज स्पेस से बहुत दूरी पे था, इसलिए सीधे चला गया। यहाँ तक गया तो सीधे चला गया। जैसे 4 नंबर वाला पार्टिकल गया, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट यहाँ पे, एक मैग्नेट यहाँ, इतनी दूर रखेंगे तो इफेक्ट होगा क्या? नहीं। जैसे ही पास लाएंगे इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इफेक्ट बढ़ेगा। वही हाल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से इसकी बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इसके पास वाले यहाँ पे जैसे इसकी किरणें पास आई,
डिफ्रेक्शन क्या हो गया, ज़्यादा होता रहा। जैसे इससे टकराया क्या हो गया, वापस आ गया। ये पूरा ऑब्जर्वेशन आप देखो और क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा एटम है, यहीं से इनका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ गया। देखो क्या क्या हो रहा है, पहला चीज आप देख रहे हो जो एटम का मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, खाली है। पहला ऑब्जर्वेशन आप क्या देख रहे हो, एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, खाली है। समझ आ रहा है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप जो हम बता रहे हैं, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, खाली है। अब दूसरा आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर, इसके एटम के अंदर कोई एक डेंस पार्टिकल है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज कंटेन है, प्लस चार्ज कंटेन है। और इसी प्लस चार्ज कंटेन स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, कैसे के न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है ना, बस इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस कर दिया। तीसरा, अब यहाँ पे आप देखो, चूंकि ये जा रहा था सीधे, तीन चार्ज आपने देख ली और इसी को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया, अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बनाया। इसी से उन्होंने क्या दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने वही बताया कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम इंडिविजुअल होते हैं, सारी चीजें उन्होंने बताई। और साथ में ये बताया कि एटम जो है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, खाली होता है, मैक्सिमम पार्ट उसका खाली होता है। एटम के अंदर एक पॉजिटिव कंटेनिंग स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सारा ऑब्जर्वेशन किसका है, रदरफोर्ड का है। किसका है, रदरफोर्ड का। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एटम, ये क्या है उसका, एटम, और बीच में कौन है, न्यूक्लियस। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जो न्यूक्लियस होता है वो कितना छोटा होता है, न्यूक्लियस एटम से भी क्या होता है, छोटा होता है। एनसीईआरटी की आपकी किताब यह कहती है कि यदि आप एक छोटा सा गेंद लो, स्मॉलेस्ट बॉल लो, मान लो एक छोटा सा गेंद लिया, बीच में रख दिया और 5 किलोमीटर रेडियस का एरिया ले लो, तो उस 5 किलोमीटर रेडियस के एरिया के तुलना में वो जो बॉल आप रख रहे हो वो न्यूक्लियस है, यानी क्या है, बहुत छोटा है। यानी कि नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जो मेरा न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। देखो जो एटम का डायमीटर पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, जो एटम का डायमीटर होता है वो नियर अबाउट 1 × 10⁻10 मीटर तक होता है, 1 × 10 मीटर तक होता है। लेकिन इसका न्यूक्लियस होता है, जैसे क्या है, न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस होता है इससे बहुत छोटा होता है। इसका जो डायमीटर होता है नियर अबाउट 1.0 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻15 मीटर। और इसका पूरा का पूरा रेडियस एटम का कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ये लर्न कर लो, एटम का जो मिनिमम रेडियस कितना हो सकता है, 10⁻10 मीटर, और जो इसका न्यूक्लियस है वो कितने में होता है, 10⁻15 मीटर। अच्छा देखो, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, पता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है, 10⁻10 मीटर, और 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻15 मीटर। ये आप लर्न कर लो। यानी कि सिंपल आप कह सकते हो कि जो एटम का डायमीटर है वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तुलना में जो न्यूक्लियस है वो कितना है, 1 पिकोमीटर है, 1 pm। कर लेना इसकी वैल्यू, जो एटम है वो कितने रेडियस में रहेगा, कितने डायमीटर में, 1 × 10⁻10 मीटर के डायमीटर में, और न्यूक्लियस कितने पर रहेगा, 10⁻15। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसे बोल दो, इसका जो डायमीटर होगा 1 एंगस्ट्रॉम, इसका कितना होगा, 1 पिकोमीटर। यानी कि कभी भी आप किसी भी एटम के यदि आप न्यूक्लियस देखोगे तो हमेशा पीएम में लिखा रहता है, इतना पीएम, उतना पीएम, 4 पीएम, 5 पीएम, 6 पीएम। पीएम का मतलब पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ये चीज़ है, इसको भी लिख लो। मॉडल देख लीजिए। अब 2-3-4 चीज़ें हैं जो रदरफोर्ड ने बताई थी। पहला चीज़ रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो एटम होता है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा क्या होता है, पार्टिकल होता है। पहला ऑब्जर्वेशन किसका है, रदरफोर्ड का। दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये कहते हैं कि जो एटम होता है उसके बीच में एक बहुत ही डेंस चार्ज स्पेस होता है, उसको उन्होंने क्या नाम रखा था, न्यूक्लियस नाम रखा था। इसका नाम क्या था, उन्होंने न्यूक्लियस रखा हुआ था। ठीक है। तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो क्या आपको पता है जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और उनके बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उनका जो अगला ऑब्जर्वेशन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है। क्या करता है, अच्छा आप ग्रह के बारे में जानते हो ना,
ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? हाँ, ग्रह जो है सूरज के चक्कर लगाते हैं। समझा? सवाल अच्छा पूछा है। हम ये कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं कि जैसे सूरज का चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। इसीलिए हम इसे रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, एटम का प्लैनेटरी मॉडल। उन्होंने ये कहा था कि जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। अब सवाल ये है कि इन्होंने पूछा कि सर एक बात बताओ कि ये प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके ये पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो जा रहा है? हम बात बहुत कर रहे हैं पूरे एटम की कर रहे हैं, ध्यान देना, हम बात किसी कर रहे हैं? पूरे एटम की कर रहे हैं। अब सपोज करो आपके पास कोई एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे कोई एक माइनस चार्ज है। प्लस माइनस जैसे आपस में कंबाइन होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में कंबाइन होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे बैटरी आप नहीं देखते हो, एक में प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, जैसे दोनों वायर को आपस में टच कराओ क्या होगा? उनके आयन क्या होंगे? डिस्चार्ज जाएंगे। आयन क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब तक वो आपस में टच ना हो तब तक उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ पढ़े हो ना? किन्हीं भी दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो ये लगता है। मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एक चार्ज यहाँ पे है, कोई एक चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर लगेगा। ये इक्वेशन कुछ देखा सा लग रहा है? न्यूटन ने क्या बोला था? F इक्वल G m1 m2 अपॉन R। यानी कि कूलॉम में होशियार थे, उन्होंने उन्हीं का क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। सेम वही है, हम बस ये समझा रहे हैं कि बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बस इतना बता रहे हैं। प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और यहाँ पे आप देखो ये प्लस चार्ज कंटेन है इसके ऊपर, अब यहाँ पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। सपोज करो आप ये सपोज करो कि मान लो मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसके पास जो चार्ज है बाबू, मान लो इसके पास एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, तो एक बात बताओ आप, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच लगेगा, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उस एटम के अंदर वो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं समझ पाए? देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे मार्कर है, मान लो ये वाला प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। अभी हम अपने दाहिने वाले हाथ से इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से फोर्स लगा है इधर जा रहा है। यदि हम इक्वल फोर्स लगाए तो क्या होगा? इक्वल फोर्स लगाए तो नहीं जाएगा ना। यानी कि एटम के अंदर यदि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन एक भी प्रोटॉन और एक भी इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा हो जाए तो एटम क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है। जैसे आप क्या लिखते हो, सपोज करो बड़ा लंबा जाना पड़ेगा, जैसे मान लो आप लिखते हो सोडियम पे प्लस, लिखते हो ना Na पॉजिटिव, सोडियम के अंदर नॉर्मल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 281 होता है, ये सोडियम का हो गया। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो आप बताओ इसके पास 11 प्रोटॉन है कि नहीं है? इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने? डोनेट कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कि इसका 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके पास अभी भी एक प्रोटॉन क्या हुआ है? बचा हुआ है। वही प्रोटॉन क्या देता है? इसको चार्ज देता है। इसी को क्या दे देगा? चार्ज दे देगा। तो आप ऐसे समझो, एटम के अंदर यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे तो पूरा का पूरा एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे एक भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो जो रदरफोर्ड का कहना था, उन्होंने ये कहा था कोई भी नॉर्मल एटम जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब साफ साफ, यानी कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने उसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहाँ तक समझा गया ना? ठीक है। अब कुछ लिमिटेशन भी है इनके मॉडल की, तो भी हम बता दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी आपने याद रखा कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे इसके चारों तरफ किस फॉर्म में मूव करता है? जैसे प्लैनेट सूरज के करते हैं।
यदि बीच में मान लो सूरज है तो चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं, उसका चक्कर काटते हैं। सेम वैसे ही जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं किसका चक्कर काटते हैं, न्यूक्लियस का। अब इसके पास कुछ लिमिटेशन आ जाती है रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड का जो मॉडल है पूरे पूरे थोड़ी है, कुछ इसमें दिक्कतें भी हैं। अब क्या क्या दिक्कतें हैं देखो, एक ही में सब बता देते हैं। सपोज करो एक थियरी है इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में समझा रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक इलेक्ट्रोडायनामिक के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोडायनामिक के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है यदि मूव करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्पीड में होने वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी है वह अपनी एनर्जी रेडिएशन के रूप में छोड़ता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्पीड में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि कहीं चल रहा है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में क्या होता है, छोड़ता रहता है। आपको एक बार पता होगा जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं, इसका चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं और ऐसे ऑर्बिट करते हैं कि जैसे प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं सूरज के, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोडायनामिक की थ्योरी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी छोड़ेगा। नॉर्मल यदि देखा जाए यदि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यदि मूव करता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और जितनी इसकी एनर्जी लो होती जाएगी वो न्यूक्लियस के पास होता जाएगा और अंत में आपकी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, समा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो एटम का पूरा जो उसका एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, एटम रहेगा ही मतलब। एटम कहाँ रह पाएगा, जैसे प्लस माइनस आपस में टच हुए क्या हो गया, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो एटम रहेगा नहीं रहेगा। यानी कि नॉर्मल देखा जाए कि रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी नहीं छोड़ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस का ऑर्बिट करता रहता है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता रहता है। और वो यही एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्यों नहीं इमिट करता है। नॉर्मल तो इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट में है तो एनर्जी इमिट करेगा और लगातार एनर्जी यदि इमिट करता रहा तो लास्ट में कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। इस तरह पूरा का पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेचारे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में क्या रहे, नाकाम है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना। के बारे में उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को भी नहीं डिफाइन कर पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम किस टाइप का रहता है। जैसे जो हाइड्रोजन एटम है वो 3-4 टाइप का इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम रहता है। लाइमन पासन ब्रैकेट कुंज आगे आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बढ़ती रहती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे आप इसको एनर्जी दोगे ना ये दूसरे वाले आदमी को चला जाएगा, इसको जैसे और एनर्जी दोगे ये तीसरे वाले आदमी को चला जाएगा। इसको भी उन्हें एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रम दे सकता है। तो कई सारी लिमिटेशन भी है रदरफोर्ड मॉडल की। तो इतना समझना करना, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है।